तो हमने पिछले वीडियो में देखा टेस्ट क्या है, असेसमेंट क्या है और मेजरमेंट क्या है। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन। देखिए इवैल्यूएशन में जो रूट वर्ड है वो है वैल्यू। वैल्यू निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो है इवैल्यूएशन। मूल्य को अंकित करने की प्रक्रिया मूल्यांकन। तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है। पहला जो मेन अर्थ है वो ये है कि प्रोफेशनल जजमेंट है इवैल्यूएशन, जो कि किसी भी चीज की वैल्यू को, उसकी डिजायरेबिलिटी को जज करने की प्रक्रिया है। दूसरा कि जो हम एक विषय को लेकर के कई निर्णय ले सकते हैं, उन जो निर्णय से संबंधित विकल्प हैं, उनको चुनना और उनसे जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठा करना, उनसे जुड़ी हुई सूचनाओं को इकट्ठा करना, इस पूरी प्रक्रिया को इवैल्यूएशन कहते हैं, ताकि हम कई विकल्पों में से एक या कुछ विकल्पों को चुन सकें। फिर जो मेन जो इवैल्यूएशन का इस्तेमाल है एजुकेशन के सेंस में, वो ये कि जो हमने जिन उद्देश्यों के साथ हमने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शुरू की थी, वो किस हद तक पूरी हुई है, वो कितनी मूल्यवान रही है, उस मूल्य का अंकन मूल्यांकन है। और ये जो है वो क्वालिटेटिव तरीके से भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव तरीके से भी हो सकता है। इनको हम मिलाकर देखें तो कुछ ऐसा है। मेजर्स मतलब यहाँ पर है टूल्स। अलग अलग टूल्स यूज करेंगे, मेजर करेंगे। उन मेजरमेंट के जो आंकड़े हैं उनका हम इस्तेमाल असेसमेंट में करेंगे और उसका जब हम मूल्य मूल्य उस पर निर्धारित करेंगे, डिजायरेबिलिटी देखेंगे उसकी, तो हम उसको इवेल्युएशन कहते हैं। ये जो टेबल है ये फिजिकल साइंस से लिया गया है, लेकिन यदि आप इसको समझ लें अच्छे से, मेरे ख्याल से इस पूरे टॉपिक की ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन को उदाहरण से समझ रहे हैं। मैं साथ ही में आपको कुछ शिक्षण अधिगम के उदाहरण दूंगा तो स्पष्ट हो जाएंगे। आगे हम आज इस पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। देखिए टेस्ट के लिए, टेस्ट का मतलब है हम कोई स्टैंडर्डाइज टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सेट ऑफ आइटम्स हैं, जिसके बेस पे हम किसी के व्यक्तित्व के एक पक्ष का के बारे में हम महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी करने वाले हैं। और जब हम उस टूल का इस्तेमाल करके किसी संख्या तक पहुंचते हैं, उस संख्या को निर्धारित करने की प्रक्रिया है वो मेजरमेंट है। उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो असेसमेंट है, और जब उसके आधार पर कोई जजमेंट फाइनल करते हैं तो इवैल्यूएशन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे थर्मामीटर का इस्तेमाल किया और हमने पता किया कि तापमान कितना है, तो तापमान पता चला कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। असेसमेंट बताती है कि किसी ये एबव एवरेज है, जो अमूमन मौसम होता है उसके तुलना में एबव एवरेज है, और हम इसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो हॉट है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है। इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। यदि मैं गर्म इलाके का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए शायद 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत हॉट नहीं कही जाएगी, लेकिन यदि मैं ठंडे इलाके का रहने वाला हूँ तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी हॉट की कैटेगरी में आ सकती है। लेकिन आप देखो कि मेजरमेंट जो है वो लार्जली ऑब्जेक्टिव है। थर्मामीटर का इस्तेमाल मैं करूं या आप, गर्म इलाके में रहने वाले लोग करें या ठंडे इलाके में रहने वाले लोग, 48 डिग्री ही शो होगा। थर्मामीटर यदि 2 डिग्री दिखाता है तो असेसमेंट असेसमेंट का लेकिन जो क्राइटेरिया है वो कई लोग मिलकर तय करते हैं, वो आपने ध्यान रखना है ना। एबव एवरेज, बिलो एवरेज, है ना, ये सारे जो हैं वो जो शब्द हैं वो निर्धारित किए गए शब्द, इसकी कोई फिक्स एक सीमा। अब 60% के ऊपर कोई हम फर्स्ट डिवीजन क्यों कहेंगे, इसके पीछे कोई एज सच कोई खास लॉजिक नहीं है। लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि उसको हम ऐसा कहेंगे तो हम ऐसा कहते हैं। जैसे 35 नंबर है यदि 100 में, उसको नापना आसान है कि यदि आपने 35 नंबर के लायक किया है तो 35 नंबर मिल गया। अब ये 35 नंबर बिलो एवरेज है ये हम मान के चलते हैं, और इसकी इवेल्युएशन क्या है, पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन अब सपोज करो कोई ऐसी परीक्षा हो रही है जिसमें आज तक किसी को 32 से ज्यादा आए ही नहीं है, तो वुड यू एग्री कि आपकी इवेल्युएशन बदल जाएगी? आप 35 वाले को एबव एवरेज क्या आप आउटस्टैंडिंग कहोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। कई बार मेजरमेंट में, जैसे मैंने आप में से 3 विद्यार्थियों की असेसमेंट की, उसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया, मेजरमेंट के बाद ये निकल के आया कि जो है आप दोनों एबव एवरेज हैं, आपकी 65 नंबर है।
या चलो थोड़ा उदाहरण बदलता हूं, एक के 65 हैं, एक के 68 हैं, तो असेसमेंट ये कहती है कि दोनों एबव एवरेज हैं, लगभग एक ही लेवल पे हैं। लेकिन इवैल्यूएशन के लिए हमको और कई सारे कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, जिसके 65 हैं वो जब एक साल पहले यहाँ आया था तो 33 पे था, और जिसके 68 हैं वो जब यहाँ आया था तो ऑलरेडी 65 पे था। अब आप देखें, एक 35 से 65 पहुंचा है, एक 65 से 68 पहुंचा है। तो जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो आपका जो इवैल्यूएशन है वो बदल जाएगा, है ना? तो आप ये देखें कि ये जो चारों शब्द हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये आपस में लिंक्ड हैं लेकिन ये डिफरेंट हैं। इससे दो क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑल्टरनेट ईयर पे आता है। तो मैं आपको इस यूनिट के एंड में बताऊंगा कि इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, लॉन्ग आंसर के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए। देखिए, या तो इसमें टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस यूनिट में, या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, या आता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। तो ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं। कई बार ये भी होता है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ जाता है और एक नोट्स में आ जाता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। उसके कुछ मुख्य बिंदु अभी हम करने वाले हैं। देखिए, ये एक वेन डायग्राम है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको में कुछ चीजें कॉमन है, मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिली हैं, तो आप कॉमन वाले को हटा दीजिएगा, रिपीट मत कीजिएगा। ये दोनों सर्कल के बीच का जो कॉमन एरिया है वो आप हेडिंग बना लेना, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है ना? तो सिमिलैरिटीज से शुरू करते हैं। देखिए, असेसमेंट के लिए भी आंकड़े चाहिए, इवैल्यूएशन के भी आंकड़े चाहिए। असेसमेंट में भी कुछ हम टूल्स, मेजरमेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, इवैल्यूएशन में भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं। असेसमेंट भी यूजर ओरिएंटेड है, इवैल्यूएशन भी यूजर ओरिएंटेड है। दोनों के लिए अब दूसरा वाला मैं देख रहा हूं, दोनों में कॉमन चीज क्या है? देखिए, दोनों में मेजर्स वाली बात दोनों में है, बट क्राइटेरिया दोनों में एक सेट मापदंड, एक मानदंड होना चाहिए, और दोनों एविडेंस ड्रिवन होते हैं। तो आप इन दोनों को मिला देंगे तो दोनों में आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन के 5 सिमिलैरिटीज आपको निकल कर आ जाएगी। बोथ रिक्वायर डेटा, बोथ यूटिलाइज मेजर्स, बोथ आर यूजर ओरिएंटेड, बोथ रिक्वायर क्राइटेरिया एंड बोथ आर एविडेंस ड्रिवन। ये तो हो गई दोनों में समानताएं। अब हम देखते हैं दोनों में विभिन्नताएं क्या है। एक फॉर्मेटिव है, एक समेटिव है। इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। फॉर्मेटिव, लर्निंग कितनी फॉर्म हुई है, वो फॉर्मेटिव है जो यूनिट टेस्ट्स वगैरह में होते हैं। समेटिव, लर्निंग की समरी, पूरा आपने जो सीखा है, जो आपके एनुअल एग्जाम है, वो समेटिव है। तो इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं समेटिव लेवल पे है और असेसमेंट फॉर्मेटिव लेवल पे है। एक डायग्नोस्टिक है, हमको पता चलता है कि बच्चे को डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, बट दूसरा जजमेंटल है। एक में फोकस प्रोसेस पे है, लर्निंग की प्रक्रिया पे है, लर्निंग के कंटेंट पे नहीं है। दूसरे पे फोकस प्रोडक्ट पे है, लर्निंग के कंटेंट पे है, कैसे सीखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। फॉर्मेटिव है, एक समेटिव है, एक डायग्नोस्टिक है, एक जजमेंटल है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। साथ ही चूंकि फॉर्मेटिव है तो वो ऑनगोइंग है, इंडिविजुअलाइज्ड भी है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फीडबैक देना है। जबकि इवैल्यूएशन जो है वो ऑनगोइंग नहीं है। एनुअल एग्जाम जैसे ही आपका होता है, आपको लगता है ये खत्म हो गया, ये क्लोजर को प्रोवाइड करता है। जजमेंटल होता है, स्टैंडर्ड्स होती है कि भाई ये आपने कर लिया तो आपके 35%, ये कर लिया तो 65, ये कर लिया तो 85। और असेसमेंट में जहां फोकस जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इवैल्यूएशन में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उस पर हमारा जो फोकस है वो ज्यादा है। आई होप इसके बेस पे आप असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंतर को और समानताओं को लिख सकते हैं। एक और टेबल मिला है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत चीजें कॉमन ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं, बट नए तरीके से इसको कहा गया है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि असेसमेंट जो है वो इंक्रीज इन टू इंक्रीज क्वालिटी यदि हमारा पर्पस होता है, बट इवेल्युएशन ये जज करता है कि जो क्वालिटी निकली है वो कैसी है ना? तो जैसे ये आप जो कार्टून देखेंगे उसमें आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कि 65% वाला जो बच्चा है, वो 35 से 65 आया है, ये आपकी इवेल्युएशन है। असेसमेंट में तो वो न्यूट्रल ही होगा। और जो बच्चा 65 से 68 हो गया या 70 से 68 हो गया, तो टेक्निकली तो 68 तीन बच्चों के आ सकते हैं, लेकिन एक 35 से 68 आया, एक 68 था 68 पे ही रह गया, एक 78 था वो 68 पे आ गया।
तो आप देखें जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम बहुत सारे कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच समानताएं और अंतर आ जाएगा, तो आप इसको आराम से कुछ पॉइंट्स इजीली लिख सकते हैं। ये एक और तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 ही अंतर ऐसा है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। एक रिफ्लेक्टिव है और दूसरा प्रिस्क्रिप्टिव है। आइडियली तो मुझे ये तीनों को इकट्ठा करके लिखना चाहिए था, बट जस्ट टू सेव टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मेरे ख्याल से इससे आपकी लर्निंग और डीपर होगी। रिफ्लेक्टिव है, इसमें हम चिंतन और विचार पे फोकस है असेसमेंट पे, बट इवैल्यूएशन प्रिस्क्राइब करता है क्या किया जाना चाहिए। और एक डायग्नोस्टिक है, कमियां डिफिकल्टीज बताता है, दूसरा जजमेंटल है। और एक जो है असेसमेंट में फोकस इंडिविजुअल पे होता है, बट इवेल्युएट करते हैं हम दूसरे की तुलना में। ये भी और एक आखिरी अंतर जो देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट लार्जली कोऑपरेटिव है क्योंकि लर्निंग की प्रक्रिया कोऑपरेटिव है, बट इवेल्युएशन कॉम्पिटिटिव है। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, ये आप इवेल्युएशन के बेस पे डिसाइड करते हो। अब हम आते हैं मेजरमेंट और इवेल्युएशन। देखिए मेजरमेंट क्या है, साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग डेटा, उसको भी मेजरमेंट कहते हैं। उस प्रक्रिया को भी मेजरमेंट कहते हैं, और आउटकम जो डाटा निकल के आता है उसको भी मेजरमेंट कहते हैं। और इवेल्युएशन में क्या होता है, जो हम मेजरमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू असर्टेन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है। जैसा मैंने कहा मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव है, इम्पर्सनल है, बट इवेल्युएशन सब्जेक्टिव है और फिलोसफिकल है। मेजरमेंट कंटिन्यूअस नहीं है, बट इवेल्युएशन एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। मेजरमेंट का इवेल्युएशन से लिंक नहीं है, लेकिन बिना मेजरमेंट के इवेल्युएशन मुश्किल हो सकती है। मेजरमेंट का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, एक टेस्ट से लिंक्ड है, एक पर्सनैलिटी के एक पार्ट से लिंक्ड है, एक यूनिट से लिंक्ड है, एक टॉपिक से लिंक्ड है, एक बच्चे से लिंक्ड है। तो मेजरमेंट जो है वो लिमिटेड है, बट इवेल्युएशन जो है वो लार्जर स्कोप है, क्योंकि उसके बेस पे टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए वो पता चलते हैं। शिक्षकों में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, कंटेंट में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, बच्चों को और एक्स्ट्रा इनपुट की क्या जरूरत है। तो इवेल्युएशन जो है बहुत लार्जर स्कोप का है। मेजरमेंट थीम और सब्जेक्ट से लिंक्ड है। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डायग्राम है जिसको मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करूंगा। उसमें आप ये देखें कि टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन कई चीजें ओवरलैप कर रही हैं, बट कई चीजें इंडिपेंडेंट भी हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 5 एरियाज हैं, एरिया 1, 2, 3, 4, 5। एरिया 1 क्या है? एरिया 1 वो है, इवैल्यूएशन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसके लिए हमको मेजरमेंट टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है ना। जो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, उसका फ्रेंड जो आपको इंफॉर्मेशन देके जाता है, या उसको आपने कहीं और परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व किया है, ये एरिया 1 में आता है। तो इवैल्यूएशन इज मच मच मोर देन मेजरमेंट टेस्ट। एरिया 2 देखें क्या है, इवैल्यूएशन के अंतर्गत है बट टेस्ट के बाहर है, मतलब नॉन टेस्ट मेजरमेंट भी है। एरिया 3 जो है वो देखेंगे कि टेस्ट का वो हिस्सा जो इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में इस्तेमाल है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन टेस्ट, बट टेस्ट में इवैल्यूएशन का बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, बट टेस्ट स्कोर हो तो इवैल्यूएशन हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये एरिया 3 है। एरिया 4 क्या है? ये टेस्ट्स हैं लेकिन उसका इवैल्यूएशन में कोई यूज नहीं हो रहा है। और एरिया 5 जो है वो आप देखें कि ये नॉन इवैल्यूएटिव नॉन टेस्ट आइटम है, मतलब मेजर तो हम कर रहे हैं, जैसे कोड नंबर दिया किसी को, बट देन हम ना उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ना उसको हम इवेल्युएशन में यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये यूजर पे है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिपेंड कर रही हैं, हमने इसका ध्यान रखना है। तो आई होप कि यूनिट 1 का पार्ट 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे।